देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं जूझते हुए प्लेटफार्म पर पहुंचा तब तक मुझे पता चला कि मेरी पहली ट्रेन निकल चुकी है और अब मुझे अंतिम ट्रेन का इंतज़ार करना होगा जो काफ़ी लेट आएगी। जब तक स्टेशन पर ट्रेन ना आ जाती तब तक मैं एक बेंच पर बैठकर आराम करने लगा, लेकिन बैठने से मुझे कहाँ सुकून मिलने वाला था। तो मैं उस प्लेटफार्म से बाहर आ गया और प्लेटफार्म एकदम नॉर्मल नज़र आ रहा था। बाहर या अंदर ऐसा कोई दृश्य भी नहीं था जो मुझे और भी यात्रियों को भयभीत कर सके। और उस समय तो मैं स्टेशन से काफ़ी दूर चला आया था, क्योंकि इस समय तक इंतज़ार करते करते मेरी आंखें ट्रेन को देखने के लिए तरसने लगी। तो मैं बाहर की तरफ को सीधा एक मॉल के पास पहुंचा और उसके बाद जब मैं मॉल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पहले से काफ़ी लोग मौजूद थे। तो मैं भी चलता हुआ उसके पीछे दिखाई देने वाले एक बस स्टॉप के पास पहुंचा। दिखने में तो ये बस स्टॉप काफ़ी बड़ा ही दिख रहा था, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि दूर दूर तक इस बस स्टॉप पर मुझे कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ये सच में हैरानी वाली बात थी। मुझे लगा कि शायद इस बस स्टॉप पर बस का आना जाना बंद हो गया है, तो यहाँ पर लोगों की मौजूदगी ना के बराबर होती है। और यही सोचकर मैं वापस निकलने लगा कि तभी मुझे कुछ लोगों की गुफ्तगू करने की आवाज़ सुनाई दी। और इस बार जब मैं पीछे पलटा तो मुझे उस बस स्टॉप के अंदर एक छोटा सा रूम दिखाई दिया। ये देखकर तो मैं एक पल के लिए दंग हो गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो मुझे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया था और साथ ही रोशनी से जगमगाता हुआ वो कमरा भी नहीं था। तभी मैंने सोचा कि एक बार मैं इस कमरे की व्यवस्था देख लेता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर मैं छुपते छुपाते उस कमरे के पास गया तो वहाँ पर कुछ लोगों के बीच मीटिंग चल रहे थे और वो सभी लोग किसी को मारने की बात भी कर रहे थे, मगर मैं उनकी बातों को ठीक से सुन नहीं पाया। और फिर मेरी नज़र दरवाजे के सामने पड़े काले रंग के जूतों पर पड़ी। दरअसल वो जूते मुझे काफ़ी पसंद आ गए थे और किसी भी हालत में इनको अपनाना चाहता था। तभी मैंने सोचा कि मुझे कौन देखेगा। उसी वक्त मैं उन जूतों को पहनकर उस बस स्टॉप से निकल गया। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी की मौजूदगी नहीं है। दूसरी तरफ वो 3 से 4 लोग कुछ आपस में बातें भी कर रहे थे। इससे पहले कि मैं उस बस स्टॉप से निकल पाता कि मेरे पाँव के अंदर मुझे जलन महसूस होने लगी और ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैर धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रहे हों। लेकिन मैं किसी तरह बर्दाश्त करता हुआ बस स्टॉप से बाहर निकल गया। मुझे बस स्टॉप से बाहर निकलने के बाद बड़ी खुशी हुई कि फाइनली मैंने जूते चुरा लिए और उसके बाद मैं मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुँचा तो अब तक ट्रेन को आने में एक बहुत ही कम वक्त बचा था। मेरा सामान भी मैंने एक बेंच के नीचे छुपाया था और स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई कि किसी कारण के चलते राजधानी एक्सप्रेस को आने में थोड़ा और वक्त लगेगा, यानी कि अब आधे घंटे की देरी से ट्रेन आने वाली है। और ये सुनकर मेरा माथा खराब हो गया, लेकिन अब इंतज़ार करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जब लोगों के कानों में ये बात पड़ी तो स्टेशन वीरान होने लगा। दरअसल स्टेशन पर मुसाफिरों की कमी होने लगी थी। सभी लोग जल्दी जल्दी बस पकड़कर घर पर जाना चाहते थे, लेकिन मेरा गांव यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर था और मेरा सफ़र सिर्फ ट्रेन के लिए ही बना था, जिस वजह से मैं ट्रेन में ही जाना चाहता था। तो मैं इंतज़ार करने के लिए उस स्टेशन की उसी बेंच पर बैठा रहा जहाँ मेरा सामान रखा हुआ था। अब मैं उस बेंच पर बैठे बैठे उबने लगा था, क्योंकि काफ़ी वक्त बीत गया और अभी ट्रेन भी नहीं आई। हल्की सी नींद लेने के बाद जब मैंने अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाया तो मैंने देखा कि इस स्टेशन पर लोगों की तादाद पूरी तरह से कम हो चुकी है। लोग अपने घर के लिए निकल चुके हैं। सिर्फ गिने चुने यात्री ही नजर आ रहे थे। ट्रेन को पहुंचने में मात्र 7 मिनट का समय था और इसी बीच में खड़ा होकर अपना सामान एकजुट करने लगा। पटरियों के थरथर कांपते ही मैं खड़ा हो गया और बोगी में चढ़ने को तत्पर था। फिर उसके बाद बहुत ही जल्द ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। ये तो सबको पता था कि ट्रेन स्टेशन पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाली, जो कि पहले ही ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफ़ी देर से चल रही थी। मैंने उस बोगी के अंदर अपने कदम रखे जिसमें कोई यात्री नहीं था और सच में ये देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि ट्रेन की एक बोगी पूरी खाली है। फिर बाद में मैंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और ट्रेन की उस बोगी में बैठ गया। बोगी में बैठने के बाद मैंने देखा कि वो पूरी की पूरी ट्रेन ही वीरान नजर आ रही थी।
चारों तरफ से जोरदार सन्नाटा और जंगलों के बीचों बीच से गुजरने वाली ट्रेन इस बड़े डरावने मौसम में अजीब लग रही थी और मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। दरअसल इस समय मैं देख रहा था कि ट्रेन एक जंगल के अंदर से गुजर रही थी। पेड़ पौधे और अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थी। वैसे भी जहाँ से ट्रेन गुजरती है उस दिशा में अमूमन हमें सन्नाटा ही मिलता है, क्योंकि लोगों की तादाद वहाँ एकदम कम होती है। लोग एकदम कम मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। एकदम वीरानियत का माहौल था। यहाँ तक कि हमारी बोगी के अंदर भी मेरे अलावा कोई भी मौजूद ही नहीं था। फिर मुझे उस बोगी के अंदर बीड़ी की गंध आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बीड़ी पी रहा है। लेकिन अब तक मैं इस ट्रेन के अंदर एक छोटी सी बोगी में बिल्कुल अकेला था। फिर ऐसा कौन था जो बीड़ी पी रहा है? यही सब जांचने के लिए मैं इधर उधर भटकने लगा। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मुझे सिर्फ गंध आ रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और चारों तरफ इस सुगंध का धुआं फैलने लगा और पूरी बोगी धुआं धुआं होने लगी। मुझे नहीं मालूम कि ये सब हो क्या रहा था, लेकिन इसी बीच जब मैं बाथरूम के पास गया तो मैंने देखा कि ये सब इस बाथरूम के अंदर से हो रहा था। फिर मैंने बाथरूम के दरवाजे को खटखटाया तो उसके अंदर से जूते पटकने की आवाज़ आई, मानो कोई अंदर मौजूद है। लेकिन वो मेरी बातों का जवाब ही नहीं दे रहा था। मैं एक बार फिर दरवाजे को खटखटाने लगा। फिर मेरे कान में एक हल्की सी आवाज़ आई, तुमने आज जूते चुरा कर अपनी मौत को ललकारा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने किस गलती को अंजाम दिया है। मेरा दिमाग अब एकदम से हिल गया था और मैं झटके से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि किसी साधु की तरह नजर आने वाला एक आदमी, जिसने भगवा रंग के कपड़े पहन रखे थे, उसकी आंखें काफी अजीब दिख रही थी। वो एक बार फिर डरावनी आवाज में बोला, तुम्हें किसी के जूते नहीं चुराने चाहिए। तुमने उस चीज को ललकारा है जो मौत का कहर बन सकती है। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जब मैंने उस बाबा जैसे दिखने वाले आदमी को बाबा कहकर पुकारा तो उसने कहा, मैं इस ट्रेन के अंदर 17 साल से भटक रहा हूँ। मैंने भी तुम्हारी तरह नादानी करके इन खूबसूरत जूतों को चुरा लिया था, लेकिन इनकी हकीकत मैं कभी नहीं जान पाया और आज भी नहीं जानता। लेकिन इतना जानता हूँ कि ये जूते किसी माया शक्ति के द्वारा संबंधित है जो एक बस डिपो के अंदर रखे गए थे। इनको मंत्रित करके बस स्टॉप में ही बांधा गया था, लेकिन तुमने इन्हें आज़ाद कर दिया। तभी उस आदमी ने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और वो बीड़ी पीने लगा और उसके बाद मेरी आंखों के सामने ही झटके से बोगी से नीचे कूद गया। और ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मुझे लगा कि वो मर चुका है। लेकिन जब दोबारा नजर घुमाई तो पीछे वाले दरवाजे के सामने खड़ा था वो। और अब तक मुझे भी समझ आ चुका था कि यह कोई भला है और मैंने इन जूतों को अपने साथ लाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को अंजाम दिया है। मेरे हाथ और पैरों में कपकपी छूटी हुई थी। डर लग रहा था कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। इसी बीच में उन जूतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें अपने पैरों से उतारने लगा। और जब तक मैं अपने जूते उतार पाता कि मुझे अपने पीछे से एक जोरदार धक्का लगा और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मेरा सर मेरे पूरे बदन के नीचे आ गया था तो गर्दन में दर्द होने लगा। लेकिन किसी तरह हिचकिचाते हुए मैंने उन जूतों को तुरंत ही मौके से बाहर फेंक दिया। और जैसे वो जूते मैंने बाहर की तरफ फेंके तो मुझे एक सुकून सा मिला। लेकिन ये सुकून बस कुछ क्षणों के लिए ही टिकने वाला था, क्योंकि उसके बाद मैंने देखा कि वो जूते सामने की तरफ वहीं पर टंगे हुए नजर आ रहे थे। इसका मतलब साफ था कि यह जूते सच में भूतों से निर्मित है और बहुत ही जल्दी मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब मेरे पास ट्रेन से नीचे जूते फेंकने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। तो मैं अपनी जगह से उठा और पहले तो मैंने देखा कि वहां पर चारों तरफ ऐसा कौन था जिसने मुझे धक्का मारा था, लेकिन वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक ही चमगादड़ों का एक झुंड उस बोगी के अंदर दाखिल हुआ। कुछ चमगादड़ मेरे मुंह पर आकर टपकने लगे और मुंह के ऊपर मुझे काटने जैसा महसूस हुआ। उनके हमले ने मुझे एकदम पीछे की तरफ धकेल दिया। मैं इस हमले को ज़्यादा देर तक सह पाने में सक्षम नहीं हुआ और ट्रेन की बोगी में एक सीट पर लेट गया। कुछ देर के लिए मेरी आंखें बंद हो गई और फिर जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि इस बार मैंने अपने सामने की तरफ एक बड़े ही विचित्र सा जीव को देखा। लेकिन ये कोई जीव नहीं था, बल्कि एक आदमी था जिसके सर से खून टपक रहा था। उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी। जैसे उसने अपना मुंह खोला तो उसके अंदर से एक भयंकर बदबू निकल रही थी और उसके 2 दांत उसके जबड़े को चीरते हुए बाहर दिखाई दे रहे थे। और ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। इस वक्त मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और उस भयानक दांतों को देखकर अंदर ही अंदर घुटने लगा।
मुझे पता था कि ये शैतान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर एक कोशिश तो बनती थी। मैं दूसरी बोगी के दरवाजे की तरफ भागा तो मैंने देखा कि दरवाजे को बहुत ज़्यादा कसकर लॉक किया गया था और दूसरी तरफ उस भयानक आदमी के कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे, जो मेरी मौत का संकेत था। मैं बार बार अपने कदमों को पीछे हटा रहा था, लेकिन वो मेरे ऊपर काल बनकर मंडराने लगा। लेकिन इत्तेफाक से मुझे उस बोगी के अंदर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये नॉर्मल कदमों की आवाज़ थी। इस बार मेरी किस्मत मेरे सामने खड़ी थी। सच में अगर इंसान अपनी किस्मत के साथ हो तो कोई भी ताकत उसका अहित नहीं कर सकती। तभी मैंने देखा कि उस ट्रेन का टीटी बोगी के दरवाजे के सामने खड़ा होकर मुझसे टिकट मांग रहा था। मेरे पास टिकट तो था, लेकिन मैंने टीटी को मना कर दिया कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। तो उस टीटी ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे लेकर वो दूसरी बोगी में पहुंचा, जिसके अंदर पहले से काफ़ी लोग मौजूद थे। तब जाकर मैंने उसे टिकट भी दिखा दी और टीटी हैरान रह गया कि आखिर मैंने पहले उसे टिकट क्यों नहीं दिखाया। फिर मैंने उसे सारी बात बताई तो टीटी का माथा भी पसीने से भीगने लगा। टीटी ने वो जूते मांगे जो अभी भी मेरे बैग में डले हुए थे और फिर उसने उन जूतों के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उस टीटी ने उन जूतों को एक बैग के साथ वहीं चला दिया और जैसे वो जूते चल रहे थे तो उस बोगी में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि उन जूतों के साथ किसी के पांव जल रहे थे और दर्दनाक आवाज भी आ रही थी। दोस्तों, उन जूतों के पीछे की एक ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर मेरे रोम रोम में उन जूतों का डर बैठ गया और जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, एक बड़ा और घना जंगल जिसके बगल से सटा हुआ एक छोटा सा गांव, जिसमें खिलते हुए फूल और उनकी महक से सब कुछ मानो जैसे उजागर होने लगता था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और आज की जो कहानी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इसके अंदर काल्पनिकता का नामो निशान नहीं है। रोज रोज की तरह आज भी मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ लकड़ियाँ लेने के लिए चल दिया। मैं एक गरीब परिवार का रहने वाला हूँ और मैंने गरीबी के वो दिन भी देखे हैं जो शायद एक इंसान सोच भी नहीं सकता। एक घटना ने मेरी ज़िंदगी को पलट दिया। न केवल मेरी ज़िंदगी में सुधार आया, बल्कि मैंने अपनी गरीबी नाम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। अपने दोस्तों के साथ कदम पटकते हुए हम इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि मेरे दोस्त सचिन ने कहा, यार आज काफ़ी दिन बीत गए हैं लेकिन हमने चंदन की लकड़ी को नहीं देखा। उस जंगल से थोड़ा आगे एक ऐसा जंगल भी था जहाँ पर इतनी सुरक्षा तैनात रहती थी कि कोई भी पक्षी बिना परमिशन के घुस ना सके। लेकिन हम लोगों ने हट किया कि हम वहाँ एक बार ज़रूर जाएंगे और ये सब करने का साहस मेरे दोस्त सचिन में था। उस समय मैं और सचिन हम दोनों ही थे। बाकी हमारे सारे दोस्त जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने में जुटे हुए थे। मैंने सचिन को एक हल्की सी आवाज़ में कहा, मगर यार मैंने सुना है कि वहाँ पर जाना किसी के लिए भी सही नहीं है। वहाँ सिर्फ सुरक्षा तैनाती नहीं रहती बल्कि कुछ अजीब भी रहता है। सचिन के चेहरे पर झलकती हल्की सी मुस्कान मुझे बता रही थी कि उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता और वो वहाँ ज़रूर जाएगा। उसने फिर से कहा, अजीब चीज़ों का नाम बस इसलिए लिया जाता है ताकि वहाँ कोई जा ना सके, मगर मुझे किसी से डर नहीं लगता। तुम्हें चलना है तो चलो, अन्यथा मैं अकेला ही चला जाऊँगा। लगातार उसके जिद करने के कारण मुझे भी जाने के लिए तत्पर होना पड़ा और फिर हम दोनों सुनसान पड़े उस जंगल को पार करके आगे वाले स्थान तक पहुंच गए। तभी मैंने देखा कि वहां सांपों की भरमार थी। काले काले दिखाई देने वाले सांप विशाल मात्रा में नजर आ रहे थे। वैसे तो सांप से डरना हमारे भाग्य में ही नहीं था, क्योंकि बचपन से ही हमने इन जंगली जानवरों का सामना किया था, जिस कारण इनसे डरना तो हमारी किस्मत में ही नहीं था। काफ़ी देर तक तो हम दोनों आपस में बातें करते रहे। फिर हमें एक आदमी दिखाई दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो आदमी दिखने मात्र से ही खड़ूस लग रहा था। पहले तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब हमें लगा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब उस आदमी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। उसने आवाज़ देते हुए कहा, कौन है वहाँ पर, सामने आओ। लेकिन हम दोनों डर के मारे सीधे एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद हमें थोड़ा धैर्य जरूर मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास भी था कि अब हम दोनों बचने वाले नहीं हैं।
यहाँ के लोग ज़रूर हमें पकड़ लेंगे। और मैं अपने दोस्त सचिन पर चिल्लाता रहा कि तेरी वजह से आज हम यहाँ पर फंस गए और अब हम दोनों को एक कड़वा दंड भी मिलेगा। क्या पता हमें कैद करके कहीं दूसरे स्थान पर भेज दें। लेकिन जो घट चुका था उसे वापस बदलना तो हमारे बस में नहीं था, मगर अब हम अपनी जान बचाने की कोशिश ज़रूर कर सकते थे। पेड़ से ना उतरना इस वक्त हमारे लिए सही था। हमें जितना भय लग रहा था उतना लगना एक लाजमी सी बात थी, क्योंकि हम एक ऐसे स्थान पर थे जहां सरकार के साथ साथ बगल वाले गांव के लोगों ने भी जाने से रोक लगाई थी, क्योंकि वहां पर छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी। कहते कि उस जंगल के अंदर एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी के पास कोई नहीं जाता। जो भी वहां पर जाता है तो उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। और यही बात हमारे अंदर डर के एक कूटनीति भर रही थी। बार बार हमें इस बात का स्मरण हो रहा था कि कहीं इस बार हमारी बलि न चढ़ जाए। इसी दौरान हम दोनों दोस्तों को उस पेड़ के ऊपर से सरसराने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कुछ इस तरह की थी मानो कुछ तेज हवा का झोंका एकदम से निकल गया हो। हम दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि इस आवाज़ का कोई भी स्रोत नहीं था। फिर मेरे दोस्त ने नीचे उतरने को कहा, जो कि लगभग सूरज ढल चुका था और अंधेरा भी होने को आया था। और शाम होने के बाद जंगल में हमारा रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इससे पहले हम नीचे उतर पाते कि हमें पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दिया। शायद ये वही सुरक्षाकर्मी था जिसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। विश्वास तो मुझे भी हो चुका था कि अगर इसके सामने नीचे उतरे कि यह डंडे से अच्छी तरह से सुताई करेगा और दूसरी सजा देगा। अब हमारा हृदय पूरी तरह से कांप रहा था। इस पेड़ से नीचे उतरना भी हमारे लिए सही नहीं था, तो ऊपर रुकना भी कतई उचित नहीं था। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें आशा भी नहीं थी। उस पेड़ की एक शाखा खुद पे खुद ही टूटकर नीचे गिर पड़ी, जिस वजह से वो सुरक्षाकर्मी पेड़ की तरफ देखने लगा। लेकिन उस घने पेड़ की पत्तियों के कारण हम अभी भी उस सुरक्षाकर्मी से छुपे हुए थे। हम तो उसे देख पा रहे थे, लेकिन दूर दृष्टि से वो हमें देख पाने में असक्षम था। इस वक्त हल्का सा अंधेरा हो चुका था, तो उसने अपने पास मौजूद एक तेज तर्रा लाइट की रोशनी से सारे पेड़ पौधों की छानबीन की। वहाँ चारों तरफ पेड़ छाए हुए थे और उन पेड़ों के चारों तरफ कोई भी हो सकता था, जिस कारण वो सुरक्षाकर्मी वहाँ की सुरक्षा का दायित्व संभालते हुए टॉर्च की रोशनी को इधर उधर मारने लगा। उसको तो कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र लाल लाल चमकती हुई दो आंखों पर पड़ी तो मेरा शरीर एकदम से सुन पड़ गया। कुछ अजीब सा था जो दिखावे में ही एहसास करवा रहा था। मेरी नज़र उसके जबड़े पर पड़ी तो सच में मैं हैरान रह गया। खून से सना हुआ उसका मुंह किसी भेड़िया जैसा लग रहा था। फिर पता चला कि यह एक सियार ही था। इस जंगल के अगल बगल में मैं पहली बार किसी ऐसे सियार को देख रहा था जो इतना खूंखार और डरावना दिखाई दे रहा था। इससे पहले मैंने आज तक इतना शैतानी जीव बिल्कुल भी नहीं देखा। कुछ समय तक तो वो रोशनी उस सियार के ऊपर गिरती रही और वो सुरक्षाकर्मी अपने जूतों की डोरी बांधने में लग गया। शायद वो इस बात से अनजान था कि उसके सामने उसकी मौत खड़ी है। जैसे उसने अपने हाथ से टॉर्च को उठाया तो उस भयानक जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला कुछ इस तरह का था कि हम कुछ देख ही नहीं पाए। बस एक चिल्लाने की आवाज़ उस जंगल में गूंजने लगी। अब तो हम उस पेड़ से उतरना तो दूर की बात थी, पेड़ से उतरने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर हमें ऐसी आवाज़ आई मानो पानी झिलबिल कर रहा है। उस टॉर्च की रोशनी अभी भी जली रही थी। फिर हमने देखा कि उस आदमी के सीने से उसका दिल निकालकर वो भयानक सा सियार उसे खाने लगा है। और देखते ही देखते उसने आदम मानव का रूप धारण कर लिया। साथ ही उसने अपने हाथ से उसके शरीर को फाड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं बाकी सुरक्षाकर्मी इस वक्त कहाँ पर मौजूद थे कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि इस समय जो भयानक भयावह दृश्य हो रहा है उसमें एक सुरक्षाकर्मी को मार दिया है। हम भी मजबूर थे कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते थे, पर मेरे दोस्त ने मेरी तरफ इशारा करते हुए एक बेहद धीमी आवाज़ में कहा, अब समय आ गया है हमें यहाँ से नीचे उतर कर भागने का, वरना हमारी भी यही दशा होगी जो इसकी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हमें डर तो इस बात का भी था कि कहीं हमने नीचे उतरने की कोशिश की और उस भयानक भूत ने हमें देख लिया तो हम भी मारे जाएंगे। कुछ देर तक तो मैं विचार करने लगा कि हमें इस स्थान से कैसे निकलना है।
तकरीबन आधा घंटा बीत गया और इंतजार करते करते वो जानवर यहाँ से चला गया। इसी बीच मुझे सचिन की आवाज़ आने लगी। वो डर के मारे हल्की हल्की आवाज़ में रो रहा था। तभी उसने बताया कि उसके ऊपर वाली शाखा पर एक भयानक जीव बैठा है जिसके पैरों से खून टपक रहा है और वो उसके माथे पर गिर रहा है। उसे यहाँ से निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सचिन बिना किसी की बात माने शाखाओं से नीचे उतरने लगा और उन शैतानों की इन घिनौनी हरकतों ने हमारे अंदर खौफ पैदा कर दिया था। डर के मारे मैं तो वहीं बैठा रहा, लेकिन मेरा दोस्त सचिन उस पेड़ से नीचे उतरने लगा। मैंने सचिन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी और वो पेड़ से नीचे उतर गया। सच में वो सुरक्षित था और अब मैं भी नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक ही किसी के कदमों की आहट ने मुझे वहीं रोक दिया। सचिन भागता उस पेड़ के पीछे छुप गया क्योंकि सामने से कोई आ रहा था जिसके कदमों की आहट तेज होने लगी। कोई इस तरफ ही बढ़ रहा था और इसी बीच एक ऐसा दृश्य मैंने देखा जो मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा और डरावना दृश्य साबित हुआ। मेरा दोस्त सचिन अचानक ही चीखने लगा। मेरी दृष्टि जैसे सचिन की तरफ गई तो मैंने देखा कि उसके शरीर पर बड़े बड़े जख्म लगे हुए थे। वो करा रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला आसपास में कोई भी नहीं था। एक सामान्य इंसान को डराने के लिए इतना काफ़ी होता है। जहाँ मेरा दिल दहल गया था तो वहीं मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने चित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी ये दयनीय अवस्था मुझसे देखी नहीं गई, लेकिन उसको बचाने का मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मैं सिर्फ एक दृश्य को देख सकता था। कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन बाद में मैंने देखा कि उसे होश आ रहा था और इस वक्त वो भयानक सा दिखने वाला शैतान भी वहाँ से गायब था। इसी बीच एक बार फिर किसी के पाँव मुझे अपनी ओर आते हुए सुनाई दिए। मैंने पेड़ की एक लकड़ी सचिन के मुंह पर फेंक दी। किस्मत अच्छी थी कि तुरंत ही सचिन को होश आ गया और होश आने के बाद उसने एक ऐसा स्थान ढूंढा जहाँ उसे कोई नहीं देख पाया। रात भर हमें उस भयानक जानवर के घुराने की डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन हम अपने आप पर कंट्रोल करते हुए किसी तरह वहीं पर रुके रहे। जैसे तैसे हमने उस रात को काट दिया और सुबह हुई तो सुबह के 7:30 बजे जब हमारे घर वाले हमें ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे तो हम उन्हें एकदम सही सलामत मिले। हमारे घर वालों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हमने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने हमें काफ़ी डांटा और बाद में उन्होंने बताया कि इस जंगल में एक ऐसा शैतान रहता है जो इंसानों का दिल खाता है। वो हर किसी इंसान के शरीर को फाड़ देता है और उसके अंदर से मांस निकालकर उस इंसान का दिल चबाने लगता है, जिससे उसकी शक्तियों में ग्रोथ होती है। सिर्फ किस्मत वाले ही लोग उसके चंगुल से बचकर निकल पाते हैं और शायद हम उस बेहद शानदार किस्मत लोगों में से एक हैं जो उस राक्षस के मुंह में जाकर भी जिंदा बच गए। दोस्तों, आज हमें इस बात का कोई मालूम नहीं है कि क्या वो राक्षस आज भी किसी बहरूपिया के रूप में उसी स्थान पर निवास करता है, क्योंकि उसके बाद मैं कभी भी उस जंगल में नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।